उस दिन पहली बार नीरज उनके घर सबके साथ लंच लेने आ रहा था। अंजलि के दोनों छोटे भाई और उनकी पत्नियां सुबह से ही उसकी शानदार आवभगत करने की तैयारी में जुटे हुए थे। उसके दोनों भतीजे और भतीजी बढ़िया कपड़ों में सज धज कर बड़ी आतुरता से नीरज के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। अंजलि के ढंग से तैयार होने में उसकी छोटी भाभी शिखा ने काफ़ी सहायता की थी। और दिनों की तुलना में वह ज़्यादा आकर्षक और स्मार्ट नजर आ रही थी, लेकिन यह बात उसके मन की चिंता और बेचैनी को कम करने में असफल रही। तुम सब 35 साल की उम्र में मुझ पर शादी करने का दबाव क्यों बना रहे हो? क्या मैं तुम सब पर बोझ बन गई हूँ? मुझे ज़बरदस्ती धक्का क्यों देना चाहते हो? ऐसी बातें कहकर अपने भैया भाभी से अंजलि पिछले कई हफ्ते में कई बार झगड़ी, पर उन्होंने उसके हर विरोध को हंसी में उड़ा दिया था। कुछ देर बाद अंजलि से 2 साल छोटे उसके भाई अरुण ने कमरे में आकर सूचना दी। दीदी, नीरज जी आ गए हैं। अंजलि ड्राइंग रूम में जाने को नहीं उठी तो अरुण ने बड़े प्यार से बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर भावुक लहजे में बोला, दीदी, मन में कोई टेंशन मत रखो। आपकी मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, अंजलि रुंधी आवाज़ में बोली। तो मत करना, पर घर आए मेहमान का स्वागत करने तो चलो। और अरुण उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। अंजलि की आंखों में चिंता और बेचैनी के भाव और बढ़ गए थे। ड्राइंग रूम में नीरज को तीनों छोटे बच्चों ने घेर रखा था। उसके सामने उन्होंने कई पेंसिलें और ड्राइंग पेपर रखे हुए थे। नीरज चित्रकार था। वे सब अपना अपना चित्र पहने बुलवाने के लिए शोर मचा रहे थे। उनके खुले व्यवहार से ये साफ जाहिर हो रहा था कि नीरज ने उन तीनों के दिल चंद मिनटों की मुलाकात में ही जीत लिए थे। अरुण की 6 वर्षीय बेटी महक ने चित्र बनवाने के लिए गाल पर उंगली रखकर इस अदा से पोज बनाया कि कोई भी बड़ा व्यक्ति खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। अंजलि ने हंसते हंसते महक का माथा चूमा और फिर हाथ जोड़कर नीरज का अभिवादन किया। यह तुम्हारे लिए है। नीरज ने खड़े होकर एक चौड़े कागज का रोल अंजलि के हाथ में पकड़ाया। आपकी बनाई कोई पेंटिंग है इसमें? अरुण की पत्नी मंजू ने उत्सुकता से पूछा। जी हाँ, नीरज ने शर्माते हुए जवाब दिया। हम सब इसे देख लें दीदी? अंजलि के छोटे भाई अजय की पत्नी शिखा ने प्रसन्न लहजे में पूछा। अंजलि ने रोल शिखा को पकड़ा दिया। वे अपने जेठानी की सहायता से गिफ्ट पेपर खोलने लगी। नीरज ने अंजलि को उसी का रंगीन पोर्ट्रेट बनाकर भेंट किया था। तस्वीर बड़ी सुंदर बनी थी। सब मिलकर तस्वीर की प्रशंसा करने लगे। अंजलि ने धीमी आवाज में नीरज से प्रश्न किया, यह कब बनाई आपने? क्या तुम्हें अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई? नीरज ने मुस्कुराते हुए पूछा। तस्वीर तो बहुत अच्छी है, पर आपने बनाई कैसे? शिखा ने तुम्हारा एक पासपोर्ट साइज फोटो दिया था, कुछ उसकी सहायता ली और बाकी काम मेरी कल्पना शक्ति ने किया। कलाकार को सत्य दर्शाना चाहिए नीरज जी, मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। मैंने इस कागज पर सत्य ही उतारा है। मुझे तुम इतनी ही सुंदर नजर आती हो। नीरज की इस बात को सुनकर अंजलि ने कुछ घबराकर और कुछ शर्माकर नजरें झुका लीं। सब लोग नीरज के पास आकर अंजलि की तस्वीर की प्रशंसा करने लगे। अंजलि ने कभी अपने रंग रूप की वैसी तारीफ नहीं सुनी थी, इसलिए असहज सी होकर नीरज के लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। नीरज से उसकी पहली मुलाकात शिखा ने अपनी सहेली कविता के घर पर करीब 2 महीने पहले करवाई थी। 42 वर्षीय चित्रकार नीरज कविता के जेठ थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। घर की तीसरी मंजिल पर एक कमरे के सेट में रहते थे और वहीं उनका स्टूडियो भी था। उसे नीरज के स्टूडियो में अपने पेंसिल से बनाया एक चित्र देखकर वह चौंकी थी। नीरज ने खुलासा करते हुए उन सबको जानकारी दी थी। अंजलि पार्क में 3 छोटे बच्चों के साथ घूमने आई थी। बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए और ये बेंच पर बैठी बैठी गहरे सोच विचार में खो गईं। मैंने इनकी जानकारी में आए बिना इस चित्र में इनके चेहरे के विशेष भावों को पकड़ने की कोशिश की थी। 2 दिन पहले अंजलि दीदी का ये चित्र यहाँ देखकर मैं चौंकी थी। मैंने भाई साहब को दीदी के बारे में बताया तो इन्होंने दीदी से मिलने की इच्छा जाहिर की। तभी मैंने 2 दिन पहले तुम्हें फ़ोन किया था शिखा। कविता के इस स्पष्टीकरण को सुनकर अंजलि को पूरी बात समझ में आ गई थी। कुछ दिनों बाद कविता उससे बाजार में मिली और अपने घर चाय पिलाने ले गई। अपने बेटे की चौथी सालगिरह की पार्टी में भी उसने अंजलि को बुलाया। इन दोनों अवसरों पर उसकी नीरज से खूब बातें हुई।
इन दो मुलाकातों के बाद नीरज उसे पार्क में कई बार मिला था। अंजलि वहां अपने भतीजों व भतीजी के साथ शाम को ऑफिस से आने के बाद अक्सर जाती थी। वहीं नीरज ने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया था। अब वे फ़ोन पर भी बातें कर लेते थे। फिर कविता और शिखा ने एक दिन उसके सामने नीरज के साथ शादी करने की चर्चा छेड़ी, तो उसने उन दोनों को डांट दिया। मुझे शादी करनी होती तो 10 साल पहले कर लेती। इस झंझट में अब फंसने का मेरा रत्ती भर इरादा नहीं है। मेरे सामने ऐसी चर्चा फिर कभी मत करना। उन्हें यूँ डपटने के बाद वह अपने कमरे में चली आई थी। उस दिन के बाद अंजलि ने नीरज के साथ मिलना और बातें करना बिल्कुल कम कर दिया। उसने पार्क में जाना भी छोड़ दिया। फ़ोन पर भी व्यस्तता का झूठा बहाना बनाकर जल्दी फ़ोन काट देती। उसकी अनिच्छा को नज़रअंदाज करते हुए उसके दोनों छोटे भाई और भाभियाँ अक्सर नीरज की चर्चा छेड़ देते। उससे हर कोई कविता के घर या पार्क में मिल चुका था। सभी उसे हंसमुख और सीधा साधा इंसान मानते थे। उनके मुंह से निकले प्रशंसा के शब्द ये साफ दर्शाते कि उन सबको नीरज पसंद है। अंजलि की कई बार की नाराज़गी उनकी इस इच्छा को जड़ से समाप्त करने में असफल रही थी। किसी को ये बात नहीं जची थी कि अंजलि ने नीरज से बातें करना कम कर दिया है। उनके द्वारा रविवार को नीरज को लंच पर आमंत्रित करने के बाद ही इस बात की सूचना अंजलि को पिछली रात को मिली थी। कुछ देर बाद जब अंजलि चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहाँ बहुत शोर मचा था। नीरज ने तीनों बच्चों के पेंसिल स्केच बड़े मनोरंजक ढंग से बनाए थे। नन्हे राहुल की उन्होंने बड़ी बड़ी मूछें बना दी थी। मैग को पंखों वाली परी बना दिया था और मयंक के चेहरे के साथ शेर का धड़ जोड़ा था। इन तीनों बच्चों ने बड़ी मुश्किल से नीरज को चाय पीने दी। वे उसके साथ अभी और खेलना चाहते थे। बिल्कुल मेरी पसंद की चाय बनाई है तुमने अंजलि। चाय पत्ती तेज और चीनी व दूध कम। थैंक यू। पहला घूंट भरते ही नीरज ने अंजलि को धन्यवाद दिया। कविता ने एक बार दीदी को बताया था कि आप कैसी चाय पीते हैं। दीदी ने उसके कहे को याद रखा और आपकी मनपसंद चाय बना दी। शिखा की इस बात को सुनकर अंजलि पहले शर्माई और फिर बेचैनी से भर उठी। चाय मेरी कमज़ोरी है। एक वक्त था जब मैं दिन भर में 10-12 कप चाय पी लेता था। नीरज ने हल्के फुल्के अंदाज में बात आगे बढ़ाई। आप जो भी तस्वीर बनाते हैं उसमें चेहरे के भाव बड़ी खूबी से उभारते हैं। शिखा ने उसकी तारीफ की। इतनी अच्छी तस्वीरें भी नहीं बनाता हूँ मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरी बनाई तस्वीरें इतनी ही ज़्यादा शानदार होती तो खूब बिकती। अपने चित्रों के बल पर मैं हर महीने कठिनाई से 5-7 हज़ार कमा पाता हूँ। मेरा अपना गुजारा मुश्किल से चलता है, इसलिए आज तक घर बसाने की हिम्मत नहीं कर पाया। शादी करने के बारे में क्या सोचते हैं अब आप? अरुण ने सवाल उठाया तो नीरज सबकी दिलचस्पी का केंद्र बन गया। जीवन साथी की ज़रूरत तो हर उम्र के इंसान को महसूस होती ही है अरुण। अगर मुझ जैसे बेढंगे कलाकार के लिए कोई लड़की होगी तो किसी दिन मेरी शादी भी हो जाएगी। हंसी भरे अंदाज में ऐसा जवाब देकर नीरज ने खाली कप मेज पर रखा और फिर बच्चों के साथ खेल में लग गया। नीरज वहाँ से करीब 5 बजे शाम को गया। तीनों बच्चे उसके ऐसे प्रशंसक बन गए थे कि उसे जाने ही नहीं देना चाहते थे। बड़ों ने भी उसे बड़े प्रेम और आदर सम्मान से विदाई दी थी। उसके जाते ही अंजलि बिना किसी से कुछ कहे सुने अपने कमरे में चली आई। अचानक उसका मन रोने को करने लगा, पर आंसू थे कि पलकें भिगोने के लिए बाहर आ ही नहीं रहे थे। करीब 15 मिनट बाद अंजलि के दोनों छोटे भाई और भाभियाँ उससे मिलने कमरे में आ गए। उनके गंभीर चेहरे देखते ही अंजलि उनके आने का मकसद समझ गई और किसी के बोलने से पहले ही भड़क उठी। मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। इस टॉपिक पर चर्चा छेड़कर कोई मेरा दिमाग खराब करने की कतई कोशिश ना करे। अजय उसके सामने घुटने मोड़कर फर्श पर बैठ गया और उसका दूसरा हाथ प्यार से पकड़कर भावुक स्वर में बोला, दीदी, 12 साल पहले पापा के असमय गुजर जाने के बाद आप ही हमारा मजबूत सहारा बनी थी। आपने अपनी खुशियों और सुख सुविधाओं को नज़रअंदाज कर हमें काबिल बनाया, हमारे घर बसाए। हम आपका वह कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। पागल, मेरे कर्तव्यों को कर्ज क्यों समझ रहा है? आज तुम दोनों को खुश और सुखी देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। झुककर अजय का सिर चूमते हुए अंजलि बोली। अरुण ने भरे गले से बातचीत को आगे बढ़ाया। दीदी, आपके आशीर्वाद से आज हम इतने समर्थ हो गए हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ और सुख भर सकें। अब हमारी बारी है और आप प्लीज़ इस मौके को हम दोनों से मत छीनो।
भैया, मुझ पर शादी करने का दबाव ना बनाओ। मेरे मन में अब शादी करने की इच्छा नहीं उठती। बिल्कुल नए माहौल में एक नए इंसान के साथ नई जिंदगी शुरू करने का ख्याल ही मन को डराता है। अंजलि ने कांपती आवाज़ में अपना भय पहली बार सबको बता दिया। लेकिन दीदी, नीरज जी बड़े सीधे, सच्चे और नेकदिल इंसान हैं। उन जैसा समझदार जीवन साथी आपको बहुत सुखी रखेगा, बहुत प्यार देगा। अरुण ने अंजलि को शादी के विरोध में कुछ बोलने ही नहीं दिया। मैं तो तुम सबके साथ ही बहुत सुखी हूँ। मुझे शादी के झंझट में नहीं पड़ना है। अंजलि रो पड़ी। दीदी, हम आपकी विवाहित जिंदगी में झंझट पैदा ही नहीं होने देंगे। उसकी बड़ी भाभी मंजू ने उसका हौसला बढ़ाया। हमारे होते किसी तरह की कमी या अभाव आप दोनों को कभी महसूस नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि नीरज जी अपने बलबूते पर अभी मकान नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि अपना नया फ्लैट हम तुम दोनों के नाम कर देंगे। अरुण की इस घोषणा को सुनकर अंजलि चौंक पड़ी। अजय ने अपने मन की बात बताई। भैया से उपहार में मिले फ्लैट को सुख सुविधा की हर चीज़ से भरने की जिम्मेदारी मैं खुशी खुशी उठाऊंगा। जो चीज़ मेरे घर में है वह आपके फ्लैट में भी होगी, यह मेरा वादा है। आपके लिए सारी ज्वेलरी मैं अपनी तरफ से तैयार कराऊंगी। मंजू ने अपनी मन की इच्छा जाहिर की। आपके नए कपड़े, पर्दे, फ्लैट का नया रंग रोगन और मोटरसाइकिल भी हम देंगे आपको उपहार में। आप बस हाँ कर दो दीदी। आंसू बहा शिखा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो अंजलि ने खड़े होकर उसे गले से लगा लिया। दीदी, हाँ कह दो। अंजलि जिसकी तरफ भी देखती वही हाथ जोड़कर यह प्रार्थना दोहरा देता। ठीक है, लेकिन शादी में इतना कुछ मुझे नहीं चाहिए। तुम दोनों कोई करोड़पति नहीं हो जो इतना कुछ मुझे देने की कोशिश करो। अंततः बड़ी धीमी आवाज़ में अंजलि ने अपनी स्वीकृति दे दी। हुर्रा! वे चारों छोटे बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़े। अंजलि के दिलो दिमाग पर बना तनाव का बोझ अचानक हट गया और उसे अपनी जिंदगी भरी भरी और खुशहाल प्रतीत होने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।